साथी नमस्कार। हिमाचल में 2 4 लेन बन रहे हैं, एक पठानकोट मंडी और दूसरा शिमला मटोर। बहुत सारे लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न होगा कि ये जो 4 लेन बन रहे हैं तो इसमें जो लोगों को मुआवज़ा मिल रहा है, ये किस तरह से मिल रहा है? आज बात लोगों को मिलने वाले मुआवज़े की है, किस तरह से इस मुआवज़े का निर्धारण किया जाता है और किस तरह से इस लैंड एक्विजिशन के प्रोजेक्ट्स को जो है वो चलाया जाता है। तो साथी लैंड एक्विजिशन जो है वो उसका जो प्रोसेस है वो 2 कानूनों के तहत चलता है। सबसे पहला का जो कानून है उसका नाम है NH एक्ट 1956 और दूसरा जो एक्ट है RFCTLARR एक्ट 2013। तो ये जो लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस है इसमें सबसे पहले क्या है कि NH 1956 एक्ट जो है उसके तहत जो है वो गाँवों का निर्धारण किया जाता है कि इन गाँवों से होकर से जो सड़क है वो गुजरनी है। उन गाँवों के निर्धारण के लिए 3 स्मॉल ए का जो है नोटिफिकेशन किया जाता है। इस 3 स्मॉल ए नोटिफिकेशन में गांवों के निर्धारण की बात होती है और साथ में जिस एरिया से जिस सब डिवीज़न से ये गांव गुजर रहे होते हैं या ये रोड गुजरेगा तो उस सब डिवीज़न के जो SDM होते हैं उनको जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर लैंड एक्विजिशन बनाया जाता है, जिसको CALA बोला जाता है, काला। और जब 3 स्मॉल ए का नोटिफिकेशन हो जाता है तो उसके बाद जो है वो 3 कैपिटल ए का नोटिफिकेशन होता है कि जो गांव उस 3 स्मॉल ए नोटिफिकेशन में आए उन गांवों में किन किन खसरा नंबरों में जो है वो ज़मीन का अधिग्रहण होगा या जिन खसरा नंबरों से उस सड़क को होकर के गुजरना है तो उन खसरा नंबरों की एक सूची आ जाती है। तो उसको 3 कैपिटल ए में जो है वो अखबारों में पब्लिश किया जाता है और गैजेट में भी उसको पब्लिश किया जाता है। ये अखबारें जो होती हैं ये 2 लोकल न्यूज़पेपर होते हैं, एक हिंदी का और एक इंग्लिश का। इसके बाद जो है वो 3 कैपिटल D की नोटिफिकेशन होती है। इसमें जो आपके खसरा नंबर आए होते हैं उन खसरा नंबर्स के जो मालिकान हैं उनका ब्यौरा जो है वो उन अखबारों में पब्लिश किया जाता है कि इन लोगों की ज़मीन जो है वो यहाँ पे आ रही है और इतना उसका रकबा रहेगा। जो एरिया एक्वायर किया जाता है उसको भी इन न्यूज़पेपर्स में जो है पब्लिश किया जाता है। और 3D नोटिफिकेशन के बाद जो है वो एक अवार्ड का जो है वो निर्धारण किया जाता है। ये जो अवार्ड हैं ये सेक्शन जो है वो आपका RFCTLARR के 26 से लेकर 30 के अंतर्गत आते हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि ये इस मुआवजे का निर्धारण किस तरह से किया जाता है। ये जो मुआवजा है इस मुआवजे का निर्धारण जो है वो उसके लिए जो है कुछ पैरामीटर्स हैं उनका ख्याल रखा जाता है। तो उसमें से जो सबसे प्रमुख है कि जो DC द्वारा जो सर्कल रेट निर्धारण किए जाते हैं वो, और दूसरा जो है वो जो आपकी जो पर्टिकुलर लैंड है उसकी जो 3 कैपिटल ए की नोटिफिकेशन हुई होती है उससे पहले के 3 सालों की एवरेज सेल डीड को देखा जाता है। यानी कि उससे पहले के 3 सालों में जो जितनी रजिस्ट्रीज हुई होती हैं उनका निर्धारण जो है उनको जो है उनका रिकॉर्ड देखा जाता है। उसमें हाफ एंड हाईएस्ट को जो है पकड़ा जाता है और उसकी जो है वो औसत वैल्यू निकाली जाती है। अब मान के बात चलें कि माना किसी गांव में जो है DC द्वारा जो सर्कल रेट जो है वो उसका निर्धारण जो है वो 10 रुपये किया गया है और अगर आपकी एवरेज सेल डीड जो है वो 12 रुपये बैठ रही है तो ये माना जाता है कि जो एवरेज सेल डीड का प्राइस है जो हाईएस्ट होगा उसको ही लिया जाता है। एवरेज सेल डीड प्राइस और जो DC द्वारा जो सर्कल रेट जो रखे गए होते हैं उनमें से जो हाईएस्ट वैल्यू होती है उसी को ही पकड़ा जाता है। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे एरियाज़ भी होते हैं जिनमें जो है वो रजिस्ट्रीज नहीं हुई होती हैं, तो जो नियरेस्ट विसिनिटी एरिया जो होता है उसका भी ख्याल रखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो काला जो होता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर लैंड एक्विजिशन जो SDM होते हैं उनके क्षेत्राधिकार में आती हैं, वही इन सब चीज़ों का निर्णय लेते हैं। जब आपका ये सर्कल रेट जो हो या ये जो आपका मार्केट वैल्यू जो है वो इसको जो निर्धारण जो है वो इसका हो जाता है तो उसके बाद जो है उसके ऊपर एक फैक्टर लगता है। फैक्टर जो है वो DC द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं और फैक्टर लगने के बाद जो है उसके बाद उस जितनी भी जो राशि बनती है उसके ऊपर उतना ही सोल्यूशन भी बनता है। मान के बाद चलें कि अगर आपका 10 रुपये किसी गांव की जो है मार्केट वैल्यू अगर निर्धारित की गई है, अनुमोदित की गई है, तो उसका अगर फैक्टर देखा जाए, अगर उसका फैक्टर अगर 1 है तो 10 × 1 हो गया = 10। तो 10 जो है वो आपका एक अनुमोदित वैल्यू आ गई फैक्टर लगने के बाद, और उसके ऊपर उतने ही % 100% जो है वो सोल्यूशन इनकी सातवाना राशि दी जाती है। यानी कि 10 रुपये ही सातवाना राशि दी जाएगी तो 10 और 10 20 रुपये आपका जो है ये मुआवजा हो गया। उसके बाद जो है वो जब से लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस चला होता है उसके ऊपर 12.5% के करीब जो है वो एक इंटरेस्ट जो है वो जो आपकी इंटरेस्टेड पर्सन्स या लैंड ओनर्स होते हैं, लैंड पार्टीज होती हैं, उनको मिलता है। तो वो उन 20 रुपये में वो इंटरेस्ट भी जुड़ता है। तो इस तरह से ये पूरे कंपनसेशन का जो है निर्धारण किया जाता है। इसके बाद जो है
जो उस गांव में जो आपकी जो ये ज़मीन है इसका एक अवार्ड अलग से इस तरह से तैयार होता है। ठीक इसी तरह से ही पेड़ों का जो है वो जो आपके पेड़ उस भूमि अधिग्रहण में आते हैं उनका भी अवार्ड का निर्धारण होता है। ठीक इसी तरह से ही आपकी बिल्डिंग का भी निर्धारण होता है। तो पेड़ों के निर्धारण के लिए जो है वो हॉर्टिकल्चर जो कंसर्न होता है उस डिपार्टमेंट को बोला जाता है, वो साथ में अवार्ड बनाने में मदद करते हैं। इसके साथ जो आपका भूमि जो बिल्डिंग है इनके निर्धारण के लिए जो वो कंसर्न पीडब्ल्यूडी जो डिपार्टमेंट होता है उसके मदद ली जाती है और उसकी एक प्रॉपर जो है वो जो है उनको वेट करवाया जाता है और उसके साथ उसकी असेसमेंट करवाई जाती हैं। इन सब के ऊपर जो है वो सोल्यूशन भी बनता है। और ये जितना भी लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस होता है इसमें जो है वो 2.5% के करीब जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कंटिजेंसी चार्जेस होते हैं। यानी कि जो भी ये भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया होती है उसमें 2.5% जो है वो ये जो इसके ऊपर जो खर्चा आता है ये इसके लिए रखा गया है। जैसे मान के बात चलें कि अगर 100 रुपया किसी भूमि अधिग्रहण प्रोजेक्ट के लिए आया गया है तो उसका 2.5 रुपये जो है वो जो उस प्रोसेस में जितना भी ये खर्चा होता है ये उन सब चीज़ों के लिए रखी गई होती है। जब भूमि का अधिग्रहण हो जाता है तो उसके बाद 3E के तहत जो है वो नोटिस जो है वो पर्टिकुलर सर्व किए जाते हैं ताकि उनको जो लैंड ओनर्स हैं उनको वो वहाँ से अपना वो कब्जा वो छोड़ना पड़ता है। उसके बाद सारी ज़मीन सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम जो है वो म्यूटेशन में चली जाती है और ये सारा जो म्यूटेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम हो जाता है। अगर आपका 4 लेनिंग प्रोजेक्ट के बारे में कोई भी प्रश्न होगा तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछना है, मैं कोशिश करूंगा उसका उत्तर देने की। और आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो आपने इस वीडियो को शेयर जरूर करना है और मुझे फॉलो भी ज़रूर करना है। इसी तरह की बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके साथ लेकर आता रहूँगा, तो बने रहिए नवीन के साथ। मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसका लिंक मैं यहाँ बायो में दे दूँगा, तो उसको भी आपने ज़रूर आपने सब्सक्राइब करना है ताकि जब भी आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए होगी तो उस चैनल पे आपको वो मिल सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।